हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस का मैगजीन जो जनवरी, फरवरी और मार्च का हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज का देखेंगे अप्रैल महीने का, ठीक है। और ये बिहार स्पेशल है फ्रेंड्स। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी त्रुटि रहती है या फिर जो कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो करंट अफेयर आ रहा है, जिसमें बिहार स्पेशल भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और वो प्री मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमारे लगातार प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको लगातार अपलोड हो रहे हैं। और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज एडुटेरिया का कंप्लीट हो चुका है। और एडुटेरिया का ही तथ्य संग्रह, जो बिहार तथ्य संग्रह है, वो हमारा जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी हो रहे हैं। हिस्ट्री हो चुके हैं, ज्योग्राफी हो रहे हैं, तो आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उसका टेस्ट भी चल रहा है परफेक्शन आईएएस का, और तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल का आज अप्रैल महीने का। तो पहला क्या है, पोषण पुनर्वास केंद्र। तो पोषण पुनर्वास के इसमें संदर्भ क्या है, तो पिछले एक साल में कमजोर बच्चे को अस्पतालों से पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजने में लापरवाही हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने स्वास्थ्य विभाग को ओपीडी बाह्य रोग विभाग में आने वाले कमजोर और कुपोषित बच्चे को ठीक होने के बाद पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह दी थी। पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी, तो यहाँ पे देख लीजिए कुपोषित बच्चे हैं और यहाँ पे ऐसे इसकी हालत थी और पोषित होने के बाद वो हालत हो गई। तो देख लेते हैं, यह एक प्रकार का सुविधा आधारित देखभाल केंद्र है जहां मां और बच्चे दोनों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और दवाएं मिलती हैं। यह परियोजना 6 महीने से 8 महीने के उम्र के बच्चों को सहायता प्रदान करती है जो गंभीर तीव्र कुपोषित SAM है। इस बच्चों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाती है। माताओं को पोषण, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन निदान द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार में अनुमानित कितने हैं, तो 9,74,610 बच्चे या कुल बच्चे का 8.33% गंभीर तीव्र कुपोषण से प्रभावित हैं, जिससे उनकी मृत्यु का खतरा सर्वाधिक है। इस पहल से उन बच्चों को मदद मिलेगी जो अति गंभीर कुपोषण से प्रभावित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मत में AI का उपयोग। संदर्भ, हाल ही में प्रायोगिक आधार पर पहली बार बिहार सड़क निर्माण विभाग ने प्रखंड स्तर पर सड़कों के निर्माण के लिए AI का उपयोग करने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, तो प्रत्येक प्रखंड में 60 किलोमीटर सड़क की निगरानी AI से की जाएगी। AI निगरानी के लिए वाहन आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। सड़क ऑडिटिंग वाहन द्वारा की जाएगी और फिर AI सभी ऑडिटिंग रिपोर्ट को चित्रों में परिवर्तित कर देगा। AI आधारित प्रणाली गड्ढों, दरार और अन्य खतरों की पहचान करने के लिए इमेज रिकग्निशन और मशीन लर्निंग का उपयोग करेगा। इन प्रणालियों में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सड़क रखरखाव योजनाओं, सड़कों की स्थिति आदि को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। अन्य पहल क्या क्या है, तो बिहार ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति 2018 बिहार ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और मरम्मत में नहाई और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कई मापदंडों का उपयोग करता है। अनुरक्षण मोबाइल ऐप, तो ग्रामीण सड़कों की ऑनलाइन निगरानी के लिए यह एक मोबाइल ऐप है, तो ये मोबाइल ऐप भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये आप जब मेंस देंगे ना, तो ये सब पॉइंट आपको लिखना होगा। ये सब योजना या मोबाइल क्या क्या है, किसके द्वारा क्या किया जाता है, तो वो सब भी लिखना होगा। बिहार के उन्मूलन, बिहार का जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो वो सब आपको लिखना होता है, ठीक है।
जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE। तो ये संदर्भ क्या है, तो बिहार सरकार ने भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में जर्दालू आम के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित है। इस उत्कृष्टता केंद्र में शेड, नेट और पाली हाउस भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे फल को कृत्रिम वातावरण में उगाया जा सकता है। यह COE किसानों के लिए एक ज्ञान और कौशल केंद्र के रूप में भी काम करेगा। किसानों को नई तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जहां जर्दालू आम का शोध भी किया जाएगा ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके। और जर्दालू आम के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो जर्दालू आम वर्ष 2018 में GI टैग दे दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, जर्दालू आम को GI टैग मिल चुका है। और कब, तो 2018 में। फाइबर और एंजाइम से भरपूर रहता है, पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। वर्ष 2021 में पहली बार व्यावसायिक तौर पर ब्रिटेन, कहाँ, तो ब्रिटेन UK को निर्यात किया गया था, और यह अपनी अत्यधिक मिठास और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। जर्दालू आम के बारे में वो था। बिहार में अन्य उत्कृष्टता केंद्र कौन कौन से हैं फिर, तो चंडी, नालंदा में सब्जी के लिए उत्कृष्ट केंद्र भारत इजराइल सहयोग के तहत खोला गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, भारत और इजराइल के साथ कहाँ खोला गया है, तो चंडी, नालंदा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। और वैशाली में आम और लीची के लिए उत्कृष्टता केंद्र भारत इजराइल सहयोग से खोला गया। तो भारत और इजराइल के सहयोग से वैशाली में आम और लीची के उत्कृष्टता केंद्र है फ्रेंड्स, ठीक है। और सब्जी और उत्कृष्टता केंद्र नालंदा में है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेगा। नेक्स्ट है पेइंग गेस्ट हट। ये क्या है, तो संदर्भ क्या है, तो राज्य में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने पेइंग गेस्ट हट का पहल शुरुआत की है, जिसमें पर्यटन स्थलों के नज़दीक बसे गांवों में पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो उद्देश्य है बिहार में पर्यटक स्थलों के निकट बसे सभी गांवों को विकास करना। उसमें है इस योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को झोपड़ी हट बनाने और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने संभावित गांवों को मैपिंग की और ग्रामीणों को पेइंग गेस्ट के आधार पर इससे जुड़े लाभों के बारे में अवगत कराया। इसके लिए प्रत्येक जिले में 2 पर्यटक स्थलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है पर्यटक स्थल आसपास के विकसित गांव। तो भागलपुर में बटेश्वर स्थान और 3 पहाड़ी, बांका में ओढ़नी बांध और मंदार पर्वत, और मुंगेर में भीम बांध और ऋषिकुंड, लखीसराय में अशोक धाम और सिंगरी पहाड़ी मतलब पर्वत पहाड़, खगड़िया में कात्यायनी स्थल, सहरसा में मत्स्य गंध और मंडन भारती धाम, मधेपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर और बाबा विशु राउत पराशी धाम, और पूर्णिया में पूरन देवी मंदिर और प्रहलाद स्तंभ है। नेक्स्ट है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हेतु पहल। तो पहला क्या है, संदर्भ क्या है, तो बिहार में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजेस से जोड़ा जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर्स मेरिटिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसकी, तो मेडिकल कॉलेज की सहायता से जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से जिला अस्पतालों के डॉक्टर को नई तकनीकी, नई स्वास्थ्य दिशा, आधुनिक दवाएं आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य जोर क्या है, तो शिशु मृत्यु दर IMR को कम करना है, नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना आदि है। प्रशिक्षण स्तर चरण क्या है, तो पहले चरण में डॉक्टरों को आपातकालीन प्रसव और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। दूसरे चरण में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को प्रत्येक 3 महीने में अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर मौके ऑन द स्पॉट पर ही प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग बिहार और इंडियन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर्स मेरिटिंग प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा संचालित अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहल कौन कौन सी है, तो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य सेवा योजना,
दूसरा है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य योजना 7 नीचे 2 के अंतर्गत था, और वंडर ऐप और अश्विनी पोर्टल है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कृषि देव ज्ञान ऐप। संदर्भ क्या है, तो कृषि देव ज्ञान ऐप स्मार्ट फार्म प्रोजेक्ट नामक एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण डोभी गया में किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। कौन से नाम क्या है, तो कृषि देव ज्ञान ऐप। कृषि देव ऐप में क्या है, तो यह इफ्को द्वारा विकसित एक ऐप है जो किसानों के फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे किसानों को मृदा की नमी, पौधे की पानी की आवश्यकता, रोग कीट और मौसम संबंधी जानकारी 1 सप्ताह के पहले ही मोबाइल पर मिल जाएगा। किसानों अपने खेतों में लगे मोटर पंपों को घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से चालू और बंद कर सकते हैं। जल्दी ही इस ऐप का उपयोग पूरे प्रदेश के किसान कर सकेंगे। ऐप का लाभ क्या है, तो यह एप्लीकेशन खेतों में उगने वाले पौधों की समान बीमारियां का पता लगाएगा और किसानों को मैसेज के साथ साथ कॉल के माध्यम से भी सूचित करेगा। यह किसानों को फसल बचाने के लिए समाधान और सुझाव भी देगा। नेक्स्ट है बिहार में नहरों के किनारे सोलर पार्क। संदर्भ क्या है, तो बिहार सरकार द्वारा बिहार की विभिन्न नहरों के किनारे कुल 250 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क निर्मित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इस परियोजना के अंतर्गत नहरों की कुल संयुक्त लंबाई लगभग 500 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के लिए विभिन्न नदियों जैसे सोन, कोसी, गंडक, बागमती आदि निर्मित नहरों का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना का कुल परिव्यय कितना है, तो 1.5 हजार करोड़ रुपए हैं, तो ध्यान रखेंगे। और प्रारंभ में पटना के नज़दीक स्थित विक्रम में सोन नहर पर 2 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इसी तरह नवादा के फुलवरिया झील पर 10 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इस परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो राज्य सरकार को नवीकरणीय खरीद दायित्व के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, चूँकि बिहार में पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा की क्षमता सीमित है, इसलिए ROP के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार में सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। बिहार में अन्य सौर परियोजना कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो पहला है कजरा सोलर प्लांट, कहाँ, तो लखीसराय में, और वो है तो 254 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 185 मेगावाट सौर PV संयंत्र है। और कादिराबाद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में है, जो 2 मेगावाट क्षमता वाला है। सरकारी योजना क्या है, तो PM कुसुम योजना, ये योजना भी याद रखेंगे फ्रेंड्स। तो PM कुसुम योजना में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंपों की स्थापना। फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछ चुका है, PM कुसुम योजना 67 में ही पूछा था। और दूसरा है रूफटॉप सौर योजना, ये छतों पर सोलर पैनल स्थापित करके सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। और तीसरा है सोलर पार्क योजना, यह भारत में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले कई सोलर पार्क निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में ग्लूकोनाइट और निकेल और क्रोमिनियम का खनन, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। संदर्भ क्या है, तो केंद्र सरकार ने बिहार के औरंगाबाद, जगह का नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, औरंगाबाद और रोहतास जिले में लोगों से निकेल क्रोमिनियम खदानों की निविदा आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो ब्लॉक भौगोलिक क्षेत्र, खनिज पदार्थ और अन्य है। तो गनेजा निकेल क्रोमिनियम और LPG ब्लॉक कहाँ है, तो जिला कहाँ है इसका, तो औरंगाबाद और गया में, प्रखंड बांके बाजार और गनेजा लहकहारी। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो पेटलाइट, प्लेटिनियम, प्लेडियम और क्रोमाइट मिलेगा। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, तो ये है, उतना तो नहीं पूछेगा। और ये देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूंगी। और यहाँ से चुटिया नौहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉक से क्या है, तो जिला रोहतास में ब्लॉक नौहट्टा गांव में चुटिया नौहट्टा में पोटास मिलने वाला है।
और इसके बाद पिपरडीह, भुरवा और गुलुनाइट ब्लॉक कहाँ से मिलने वाला, तो इसमें भी पोटास मिलने वाला रोहतास से, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार नवंबर 2023 में बिहार में इन खदानों के विकास के लिए आदेश जारी कर रही है और इस खदानों को मिलाकर राज्य में 9 खनिज ब्लॉकों के अति महत्वपूर्ण खदान के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है खनिजों का उपयोग, तो निकेल और क्रोमिनियम, निकेल को Ni से डिनोट करते हैं और क्रोमिनियम को Cr से। निकेल का उपयोग इस्पात में तन्य शक्ति, कठोरता को बढ़ाने और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए किया जाता है। क्रोमिनियम का उपयोग स्टील में ऑक्सीकरण और संक्षारण प्रतिरोध को सुधार करने के लिए किया जाता है। अब PEG खनिज का LED पैनल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और प्लैटिनम से आभूषण में उपयोग किया जाता है, प्लैटिनम का, जो काफ़ी महंगा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, तो संदर्भ इसका क्या है, तो बिहार सरकार ने राज्य के 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है। योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत बिहार के कुल 1.79 करोड़ परिवार सूचीबद्ध हैं और इसमें से कुल 1.21 करोड़ परिवार ही आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमाकृत हैं। इस प्रकार लगभग 58 लाख परिवार ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत PMJAY योजना से शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट है, इसलिए बिहार सरकार ने 58 लाख वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इन वंचित परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष बीमा प्राप्त होगा। स्वास्थ्य एवं आपूर्ति विभाग इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। और पात्रता क्या है, तो लाभार्थी बिहार का निवासी होना चाहिए और उनके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के बारे में जान लेते हैं। तो ये प्रारंभ कब हुआ था, तो 23 सितंबर 2018 को रांची से PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आयुष्मान भारत PM योजना फ्रेंड्स, अगर मेंस एग्जाम देंगे ना तो इसका पॉइंट आपको लिखना होगा, तो ध्यान रखेंगे। मौद्रिक कवरेज, तो मौद्रिक कवरेज द्वितीय और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक देते हैं। और लाभार्थी कौन होते हैं, PMJAY मुख्य रूप से नवीनतम SECC सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डेटा के अनुसार गरीब, वंचित, ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों के रूप में पहचान की गई व्यावसायिक श्रेणियों को लक्षित किया गया है। लगभग 10.74 करोड़ परिवार, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी पहचान की गई है। और वित्त पोषण कौन करेंगे, तो केंद्र प्रायोजित योजना है, ये केंद्र सरकार का है। बिहार, नेक्स्ट है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। संदर्भ क्या है इसका, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो बिहार सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 1.5 करोड़ किसान को फसल सहायता योजना प्रदान करने की योजना के अंतर्गत लाना है। नेक्स्ट है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो अगले 5 वर्ष में 5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ के दायरे में लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फसल सहायता योजना के तहत 541 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए CSP केंद्र जेनरिक दवाएं, उर्वरक, कीटाणुनाशक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन और पेट्रोल आउटलेट जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। पहले चरण में 105 PACS चयन का जन औषधि केंद्र के लिए किया जाएगा और 673 PACS पर 15.12 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के साथ गोदाम का निर्माण किया गया है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में क्या क्या है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह योजना वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कब हुआ है बिहार राज्य फसल सहायता योजना, तो 2018 में शुरू किया गया है।
और यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका लाभ क्या है? तो यह फसल नुकसान यदि फसल नुकसान 20% से कम है तो 7,500 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, और यदि फसल का नुकसान 20% से अधिक है तो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जीविका पुस्तकालय। तो संदर्भ क्या है? तो बिहार में 434 अन्य प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोला जाएगा। जीविका पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। महत्वपूर्ण तथ्य है, तो ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में पुस्तकालय खोलने की योजना है। जल्द ही फुलवारी प्रखंड के कुरकुरी गांव में 101वां पुस्तकालय खोला जाएगा। वर्तमान में 32 जिलों में 100 प्रखंडों में पुस्तकालय संचालित किए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें से प्रत्येक पुस्तकालय की देखरेख विद्या दीदियों द्वारा की जाती है। यह प्रतिदिन 8 घंटे तक खुली रहती है। प्रत्येक पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा है और लगभग 1000 पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकालय में बच्चों का एक अनुभाग होगा। फ्रेंड्स, तो देख लीजिए जीविका पुस्तकालय के अंतर्गत उपलब्ध पुस्तकें कौन कौन सी है। तो समसामयिक पत्रिका, दैनिक समाचार पत्र और प्रशासनिक सेवा की पुस्तकें, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग परीक्षा की आदि की पुस्तकें भी उसमें मिल जाएंगे। पुस्तकालय के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं होगी? तो नौकरी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी हेतु मार्गदर्शन, ग्रामीण प्रतिभागियों के लिए विशेषज्ञों के कैरियर परामर्श, लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन, जिन महिलाओं की पढ़ाई छूट गई है उन्हें शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने के लिए सहायता कार्यक्रम होगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए फ्रेंड्स, और शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास, तो इसके संदर्भ देख लेते हैं। तो 21 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से कितना, तो 4,446.188 करोड़ रुपए की कुल लागत से 3618 परियोजनाओं का उद्घाटन किए हैं। तो ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, तो कुल 3618 परियोजनाओं में से 3590 ग्रामीण सड़कों और 28 सड़क पुल है। इन सड़कों और पुलों का निर्माण राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा। विकास परियोजनाओं का विवरण इस तरीके से है, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना परियोजना कितना है, तो 1583 सड़कें और 11 पुल है, और व्यय कितना होगा, तो 1735.814 करोड़ रुपया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में 1977 सड़कें बनेंगी, जिसमें 2576 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। और राज्य की अन्य योजना के अंतर्गत क्या है, तो 30 सड़कें और 17 पुल है, जिसमें 134.30 करोड़ रुपया खर्च होगी। नेक्स्ट है 6 घंटों में राज्य के किसी भी सुदूर इलाके से राजधानी पटना तक पहुंचने का लक्ष्य को हासिल किया गया है। अब 5 घंटे के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग का वार्षिक बजट जो वित्तीय वर्ष 2007-08 में केवल 1390 करोड़ रुपए था, अब वित्तीय वर्ष 23-24 में 11,569 करोड़ रुपया हो गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, यह योजना वर्ष 2023 में बिहार में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है बिहार में अन्य बुनियादी ढांचे विकास योजनाएं। तो योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। तो ग्रामीण टोल संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली निश्चय योजना और सुलभ संपर्कता जो 7 निश्चय 2 में था। नेक्स्ट है टर्न द बस ऐप। इस संदर्भ क्या है, तो जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जीविका ने बिहार में
टर्न द बस ऐप से 1 लाख से अधिक बच्चों को जोड़ा है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या क्या है, तो दिसंबर 2023 में जीविका ने ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को एक ऐप से जोड़ने के लिए बिहार में विभिन्न जिलों में एक विशेष अभियान चलाया था। आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारणों से ट्यूशन या कोचिंग कक्षाओं में लेने से असमर्थ छात्रों के लिए जीविका द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। उसमें क्या है फ्रेंड्स, तो पिछले साल 10वीं और 12वीं कक्षा के 1,85,000 छात्रों ने अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए इस ऐप पर डिजिटल कक्षाएं ली और जीविका ने वर्ष 2019 में पटना में टर्न द बस ऐप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था। नेक्स्ट ऐप से संबंधित जानकारी क्या है, तो यह ऐप 2018 में लॉन्च किया गया था। यह अमेरिका के सिएटल में स्थित है। एक एड टैक आधारित गैर लाभकारी संगठन है। यह ऐप डिजिटल शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य ई एजुकेशन ऐप के समान है। इस ऐप में ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, क्विज और एनसीईआरटी सामग्री और प्रश्न उत्तर जैसी अनुभव जैसी सुविधाएं हैं। मिशन क्या है, तो स्मार्टफोन की मदद से शैक्षणिक असमानता को कम करके आय असमानता को कम करना है। इस ऐप में शामिल भागीदार कौन है, तो जीविका, BSEB पटना, तकनीकी संगठन जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, डेमोक्रेसी लैब्स आदि और उच्च संस्थान जैसी IIM कलकत्ता आदि है। ठीक है। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024। संदर्भ क्या है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 फरवरी 2024 को गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का आरंभ किया है। तो कहाँ पे, तो गांधी मैदान में, और कब, तो 23 फरवरी 2024 को। तथ्य क्या है महत्वपूर्ण, तो इस एक्सपो का आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और CREDAI द्वारा, जो द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 दिनों तक पटना में किया जाएगा। इस एक्सपो में देश भर की लगभग 250 कंपनियों और 400 से ज़्यादा स्टॉलों ने अपने उत्पादन और सेवाओं को प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, इस एक्सपो में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपकरणों के स्टॉल भी लगाए गए थे। एक्सपो का उद्देश्य क्या था, तो यह राज्य में MSME और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाएगा। यह राज्य में औद्योगिकरण की दर और रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया जाएगा। इस एक्सपो के दौरान बिहार सरकार ने नई IIT नीति 2024 पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। नई IIT नीति 2024 के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया। अवधि कितना है, तो 5 वर्षों के लिए। इस नीति के तहत 30 करोड़ रुपए तक के निश्चित पूंजी निवेश पर 30% सब्सिडी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपए तक की पूंजी पर 10% ब्याज की छूट का विकल्प भी उपलब्ध होगा। निवेशक 5 साल की अवधि के लिए किराए के मूल्य पर 50% तक की लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें 5 वर्षों के लिए 25% बिजली टैरिफ सब्सिडी भी मिल सकती है। नेक्स्ट है, बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं। इसका संदर्भ क्या है, तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में राज्य के जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से बिहार के वित्तीय मदद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो विश्व बैंक बिहार में BIWRM परियोजना के लिए 3090 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह परियोजना लागत का लगभग 70% है, जो शेष राशि बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। 4415 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 6 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव रखा गया, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य में जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन, बिहार में बाढ़ के खतरे को कम करना और राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है। नेक्स्ट है,
SRM परियोजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्य क्या है? तो जल जीवन हरियाली अभियान और हर खेत तक सिंचाई का पानी जैसी योजनाओं को लक्ष्य को पूरा किया जाएंगे। राज्य की पूर्ण चेतावनी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। पुराने बैराज की मजबूती और बैराज के रखरखाव का अध्ययन किया जाएगा। बिहार में विभिन्न नदी जोड़ों परियोजनाओं आदि के लिए फंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है सिमरिया धाम। सिमरिया धाम के संदर्भ देखते हैं तो 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया धाम जो बेगूसराय में है विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। देख लीजिए यहाँ पे बेगूसराय में होगा फ्रेंड्स। इसमें क्या तो 550 मीटर लंबा सीढ़ी घाट रिवर होगा, सीवर फ्रंट होगा। तो ये बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो हरिद्वार के तथ्य पे किया गया है। सिमरिया धाम को हरिद्वार के हर की पौड़ा धाम के तर्ज पर विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई 2023 को गंगा के किनारे स्थित एक सांस्कृतिक केंद्र सिमरिया धाम को पुनरुद्धार के लिए आधारशिला रखी थी। जल संसाधन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से सीढ़ी घाट, चेंजिंग रूम, गंगा आरती स्थल, पार्किंग, 3 मंजिला धर्मशाला आदि विकसित किया जाएगा। यह विकास कार्य जल संसाधन विभाग की रिवर फ्रंट योजना के अंतर्गत किया जाएगा। सिमरिया धाम के पुनरुद्धार की यह स्थान एक तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के लोग की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सिमरिया धाम तो सिमरिया घाट उत्तर वाहिनी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, जो प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। सिमरिया धाम को वैदिक युग के से ही कुंभ स्थल एवं कल्पवास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल का गौरव प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि राजा विदेह के समय से ही सिमरिया धाम में 1 माह तक चलने वाली कल्पवास मेले की परंपरा चली आ रही है। कल्पवास मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में किया जाता है। बिहार सरकार ने वर्ष 2012 में कल्पवास मेले का राज्य मेले को दर्जा दे दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कल्पवास मेला कहाँ पे लगता है फ्रेंड्स। तो कल्पवास मेला सिमरिया धाम में बेगूसराय में लगता है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भी यह पूरे मिथिला क्षेत्र में सबसे पवित्र स्थल माना गया है। नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन स्थल। तो संदर्भ क्या है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पहली बार बिहार सरकार से राज्य के 70 स्थलों की विशेषता और धार्मिक संबंधों के बारे में जानकारी मांगी है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस स्थल का चयन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के डेटाबेस से किया है। मंत्रालय द्वारा इस डेटा के संग्रहण का उद्देश्य इन स्थलों के रखरखाव, कार्य और सुरक्षा से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति को जानना है। बिहार के 17 अलग अलग जिलों में इन 70 स्थलों का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो पर्यटक स्थल है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय फेलोशिप योजना। बिहार संदर्भ क्या है इसका? तो बिहार का शिक्षा विभाग राज्य में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय फेलोशिप योजना शुरू करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो राज्य में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी। लाभार्थी कौन कौन होंगे? तो इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी मेधावी छात्रों को लाभ प्रदान करने का प्रयास है। शोधनकर्ताओं के चयन के लिए बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा एक समिति की स्थापना की जाएगी। यह समिति शोधनकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच करेगी और उसमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करेगी। कवरेज क्या होगी? तो संबंधित छात्रों को विदेशी और भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान की जाएगी। हर साल बिहार के 400 से 450 मेधावी छात्रों को PhD करने के लिए फेलोशिप दी प्रदान की जाएगी। परिव्यय क्या होगा? तो प्रत्येक वर्ष लगभग 6 से 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शोधनार्थियों को प्रत्येक माह 10 से 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। अन्य पहल क्या है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो इस योजना के तहत प्रति छात्र 4 लाख रुपए
तक का एजुकेशन लोन उच्च शिक्षा के लिए 42 विभिन्न विषयों में अध्ययन के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें 87 नए विषयों को शामिल करने से इनकी संख्या अब 129 हो गई है। नेक्स्ट है बिहार में स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना। तो संदर्भ क्या है, तो हाल ही में बिहार में पीएमसीएच पुण्य विकास कार्य में ई क्षमता ऐप यूविन पोर्टल की निगरानी और कार्यान्वयन, टेली मॉनिटरिंग सेल आदि जैसी स्वास्थ्य देखभाल विकास परियोजना को लागू की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो पीएमसीएच विकास कार्य तो 27 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच पुनर्वास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है पुण्य विकास कार्यों में शामिल है क्या क्या है, तो 20 विभाग को ओपीडी, ब्लॉक, ब्लड बैंक और मेडिकल स्टोर होंगे। ये कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, बस इतना जान लीजिए। पीएमसीएच का इतिहास क्या है, तो 1874 में इसे अंग्रेज द्वारा टेम्पल मेडिकल कॉलेज टीएमसी के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 25 फरवरी 1925 को कब 25 फरवरी 1925 को टीएमसी का नाम बदलकर प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है ई क्षमता ऐप। तो ई क्षमता ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो राज्य में नर्सिंग छात्रों के कौशल और अधिगम क्षमता को बढ़ाना आस्ट्रिका फाउंडेशन के साथ मिलकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने यह ऐप लॉन्च किया है। और लाभ क्या है, तो एएनएम और जीएनएम पाठ्यक्रमों को की ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन प्रशिक्षण सुविधा, ऑनलाइन टेस्ट आदि है। ये सुविधाएं सभी 121 नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे। टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी, तो यूविन पोर्टल था, जो हम लोग अभी जानते थे कि यूविन पोर्टल में क्या क्या होता था। तो कोविन पोर्टल की तरह ही कोविन पोर्टल की तरह सभी नियमित टीकाकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर के लिए यूविन पोर्टल भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए वन स्टॉप समाधान है। बच्चों और गर्भवती माताओं आदि के सभी टीकाकरण का रिकॉर्ड इस पोर्टल पे दर्ज किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2023 में यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो यूविन पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों के अनुकूलन आदर्श टीकाकरण और कॉर्नर। तो प्रदेश में 260 केंद्र स्थापित किए गए। उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का टीकाकरण लॉन्च 2021 में हुआ था। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने शुरुआत में 35 जिलों में इस केंद्रों का लॉन्च किया था। टेली मॉनिटरिंग सेल, तो राज्य में सभी टीकाकरण कार्यों की रियल टाइम निगरानी होगी। नेक्स्ट है बिहार में आदर्श टीकाकरण केंद्र और कॉर्नर, यूविन पोर्टल और टेली मॉनिटरिंग सेल की उचित कार्यान्वयन के कारण आईएमआर शिशु मृत्यु दर 2 अंक और कम होकर अब 27 अंक बिहार के लिए हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है फ्रेंड्स, तो यह भी है 27 प्रति 1000 पे होता है फ्रेंड्स, 100 पे नहीं समझिएगा, प्रति 1000 पे होता है। तो ध्यान रखेंगे 1000 पे या 10,000 पे होता है, कंफर्म मुझे याद नहीं है, तो ये आप एक बार कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है बिहार सरकार की अन्य स्वास्थ्य देखभाल क्या है फ्रेंड्स, तो पहला है मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा 7 निश्चय 2 पोर्टल के अंतर्गत, और बाल्य हृदय योजना और वंडर ऐप, अश्विनी ऐप इत्यादि है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संदर्भ क्या है इसका, तो हाल ही में बिहार के कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी और उत्साह बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 4 कलाकारों को उत्साह बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कलाकार और कार्यक्षेत्र किसको मिला है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लेगा। तो पहला है प्रेमलता मिश्रा को मिला है मैथिली मंच अभियान, आकाशवाणी पटना की पहली महिला कलाकार है। डॉक्टर नीतू कुमार नूतन को क्या मिला है, तो बिहार की लोक गायिका है। भरत शर्मा व्यास बिहार के लोक गायक हैं। सीताराम सिंह गायक हैं और आसफ अली खान नाट्य लेखक हैं। तो ध्यान रखेंगे 5 लोग को मिला है। ठीक है। संगीत नाटक पुरस्कार उस्मान बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसको मिला है, तो
समीत मलिक को जो ध्रुव गायक है, हरिवंश हरिशंकर रवि को निर्देशक है, कुमार रविकांत को कलाकार और कुमार उदय सिंह को लौंडा नाच के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको किसको मिला है। तो स्थापना कब हुई थी, तो 1953 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी और प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। डॉक्टर पीवी राजा मन्नार इस संस्था के पहले अध्यक्ष थे। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और यह एक स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य क्या है, तो समृद्ध भारतीय कला, नृत्य, गायन, नाटक और अन्य कला जैसे संस्कृति को बढ़ावा देने और संरक्षण करना है। नेक्स्ट है उत्साह बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो यह पुरस्कार उत्साह बिस्मिल्लाह खान के सम्मान में 2006 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक, अन्य लोक कला आदि के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 40 वर्षों से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और दिए गए वर्ष में पुरस्कारों की कुल संख्या 33 से अधिक नहीं होगी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो यह पुरस्कार नृत्य, संगीत, नाटक, लोक कला आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्र मिलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ई बोर्ड रिपोर्ट। ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार येलो जोन में सूचीबद्ध है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो राज्य में पक्षी प्रजातियों की कम होती संख्या को देखते हुए हाल ही में ई बर्ड रिपोर्ट में बिहार और झारखंड को येलो जोन में सूचीबद्ध किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। प्रमुख बिंदु क्या है इसका, तो ई बर्ड रिपोर्ट में पक्षियों के केवल 326 प्रजातियां पाई गई हैं। पिछले वर्ष में पक्षियों की संख्या 4000 प्रजातियां पाई गई थी। देश में कुल 13,071 प्रजाति पाई गई है। राज्य में पक्षियों की प्रजातियों में कमी आने से आने वाले दिनों में पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। पक्षियों की गणना भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI, WWF, मंदार नेचर क्लब और पेशेवर पक्षी विशेषज्ञों के और छात्रों द्वारा की गई है। गणना की विधि क्या है, तो पक्षियों की गणना पॉइंट काउंटिंग विधि द्वारा की जाती है। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा पक्षियों की तस्वीर एकत्र की जाती है और कमरे में GPS लगे होते हैं। पक्षियों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सी है, तो पहला है पश्चिम चंपारण, फिर भागलपुर और जमुई और पटना है। ठीक है, नेक्स्ट है शीर्ष हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन है, तो जगतपुर झील भागलपुर में, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई, मदनपुर वेटलैंड पश्चिम चंपारण और गोगवीर पक्षी अभ्यारण्य कटिहार। नेक्स्ट है बिहार जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट, ये ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य विधानसभा में जेंडर बजट और बाल कल्याण बजट परिव्यय का विवरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें फ्रेंड्स, तो जेंडर बजट 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न महिलाओं विकास कार्यक्रम पर राज्य में कुल 39,000 करोड़ रुपए अर्थात कुल बजट का 14% व्यय किए जाएंगे। यह राशि जीविका 7 निश्चय 2 और महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कल्याण आदि कार्यक्रमों पर व्यय किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जेंडर बजट में कितने प्रतिशत दिया गया है फ्रेंड्स, तो 14% कुल बजट का, और अमाउंट याद रखेंगे 39,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, बिहार में जेंडर बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो बिहार में पहली बार वित्तीय वर्ष 2008-9 में जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे कि पहली बार बिहार में वित्तीय जेंडर बजट कब स्टार्ट किया गया है, तो 2008-9 में। इस बजट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विकास और प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इस बजट के तहत योजनाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला श्रेणी में महिलाओं पर 100% व्यय, जिसमें ऐसी योजना और कार्यक्रम जो पूर्ण रूप से महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण पर केंद्रित होगा, और श्रेणी बी में महिलाओं पे 30% से अधिक और 100% से कम व्यय होगा। ऐसी कोई भी योजना जिसमें कुल घटक महिला एवं बालिका कल्याण से संबंधित हो।
ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है बाल कल्याण बजट। बाल कल्याण बजट जो 2024-25 में आया है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में विभिन्न बाल कल्याण पर कार्यक्रमों पर कुल कितने, तो 55,000 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 16% व्यय किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि बाल कल्याण बजट 2024-25 में कितने दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो 16% दिया जा रहा है और अमाउंट याद रखेंगे 55,000 करोड़ रुपए हैं। बिहार में बाल कल्याण बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो बिहार में बाल कल्याण बजट पहली बार वित्तीय वर्ष 2013-14 में आप पेश किया गया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है एक बार कि जेंडर बजट कब किया गया था, तो सबसे पहली बार जेंडर बजट 2008-9 में, और बाल बजट सबसे पहले 2013-14 में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे। केरल और असम के बाद बिहार बच्चों से संबंधित बजट पेश करने वाला भारत का तीसरा राज्य है। तो पहला कौन था, तो केरल, दूसरे असम और तीसरा में बिहार है। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण पे बजट की राशि खर्च की गई है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पंच प्राण कार्यक्रम। तो बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर राज्य के सभी पुलिस कर्मियों ने पंच प्राण शपथ संकल्प लिए हैं। क्या क्या है महत्वपूर्ण तथ्य उसमें, तो इसके लिए 5 प्रण संकल्प 100, 75, 30, 20 और 0 है आधार बनाया गया है। जिसमें 100 में क्या है, तो इसके अनुसार 100% शिकायत तो पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद तत्काल एफआईआर की रसीद प्रदान की जाएगी। राज्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए अपराध सर्वेक्षण, संदिग्ध स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, सोशल मीडिया ऐप का उपयोग किए जाएंगे। 75 में क्या है, 75 में तो किसी भी मामले की जांच अधिकतम 75 दिनों में पूरा किया जाएगा। किसी भी जिले में टॉप 10 अपराधियों में से 75% की गिरफ्तारी के बाद अपराधों का खुलासा किया जाएगा। नेक्स्ट है 30, तो थाने आने वाले लोगों को 30 मिनट के अंदर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 30 दिन के अंदर लोगों को जांच रिपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। 30 दिनों के भीतर चरित्र सत्यापन, लाइसेंस और किराएदारी का सत्यापन किया जाएगा। नेक्स्ट है 20 है, तो 20 मिनट के अंदर पुलिस को घटनास्थल और लापता लोगों की सूचना वाले घटनास्थल पर पहुंचना होगा और न्यायालय से प्राप्त वारंट समन को 20 दिनों के अंदर डिस्चार्ज करना होगा। 0 में क्या है, तो 0% टॉलरेंस होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य में पुलिस स्टेशन के कार्य के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र नागरिक सर्वेक्षण फीडबैक लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गया औरंगाबाद में खनिज ब्लॉक विकास। संदर्भ क्या है, तो हाल ही में खनन मंत्रालय ने गया और औरंगाबाद के क्षेत्र में खनिज जैसे में सीसा, टंगस्टन और दुर्लभ मृदा तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है और अपने अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक को बिहार में बढ़ावा दिया है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो टीन जो एसन होता है, टंगस्टन डब्ल्यू और दुर्लभ मिट्टी जो REE की खोज बिहार के औरंगाबाद जिले के देव क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्र में की गई है। इसकी इन खनिज क्षेत्र का कुल भाग कुछ भाग गया में भी है, तो इसलिए गया और औरंगाबाद दोनों हो गया। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के वैज्ञानिकों ने वन के 550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इन खनिजों की मौजूदगी की पुष्टि की है। अब अन्वेषण कार्य के लिए चुनी गई कंपनी उस स्थान को चिन्हित करेगी जहां खनिजों को बृहत भंडार मौजूद है और यह भी पता लगाए कि इन खनिजों की कितनी मात्रा वहां पे मौजूद है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो दुर्लभ मृदा तत्व का उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग कंप्यूटर उपकरणों, स्मार्टफोन स्क्रीन, पेट्रोलियम रिफाइनरिंग, रासायनिक प्रसंस्करण, हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कारों की बैटरियां, टेलीविजन और नई पीढ़ी के प्रकाश बल्ब आदि के उपयोग में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग प्रकाश बल्बों के फिलामेंट बनाने में, भारी मिश्रित धातु जैसे हाई स्पीड इस्पात में, इलेक्ट्रोड में हीटिंग एलिमेंट और फील्ड्स उत्सर्जन आदि के रूप में किया जाता है। टीन में क्या है, तो सोल्डर में उपयोग किया जाता है टीन और अन्य तत्वों के मिश्र धातु बनाने में उपयोग किए जाते हैं। टीन को कोटिंग और पॉलिशिंग के रूप में भी उपलब्ध किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे।
गया और औरंगाबाद जिला में पाए जाने वाले अन्य खनिज कौन कौन है? तो औरंगाबाद में क्या पाए जाते हैं फिर? तो औरंगाबाद में पेटलैंडाइन और प्लेटिनियम, प्लेडियम और क्रोमाइट Cr2O3 पाए गए हैं। नेक्स्ट है गया में क्या क्या पाए जाते हैं? तो गया में गेंजाना NICR और PEG ब्लॉक है, जिसमें फिल्स पार गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ? तो गया, भागलपुर, जहानाबाद और जमुई में। लौ अयस्क मैग्नेटाइट गया और जमुई में। अब्रक गया, नवादा, मुंगेर और भागलपुर। यूरेनियम गया में और क्वार्टजाइट रामशिला एवं प्रेतशिला पहाड़ी गया, मुंगेर में। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। तो 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो NDRC न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। इस केंद्र की स्थापना पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के पास में की गई है। तो ध्यान रखेंगे पूरे एशिया में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया है पहले ही। प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन विशेषज्ञ R.K. सिन्हा ने एक दशक के पहले NDRC का विचार प्रस्तावित किया था। इस परियोजना को वर्ष 2013 में मंजूरी मिली थी और वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस केंद्र का शिलान्यास किए थे। नेक्स्ट है NDRC का उद्देश्य क्या है? तो इस केंद्र में वैज्ञानिक डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास में उसके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर शोध करेंगे और गंगा डॉल्फिन के खान पान की आदतें, जीवित रहने के कौशल, मृत्यु के कारण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल जैसे कार्यों को अध्ययन करेंगे। मत्स्य कार्य के दौरान गलती से डॉल्फिन को नुकसान न हो के तरीकों पर मछुआरों को प्रशिक्षण करने में भी NDRC महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार यह केंद्र गंगा डॉल्फिन के अनुसंधान और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अन्य उद्देश्य क्या है? तो NDRC को गंगा डॉल्फिन अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट है गंगा डॉल्फिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो गंगा नदी डॉल्फिन विश्व की मीठे पानी की 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। ठीक है। इसमें चीन में यात्सिंगी नदी अब विलुप्त हो चुका है, पाकिस्तान में सिंधु नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है। ठीक है। इसमें वैज्ञानिक के नाम है क्या है? तो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्थिति क्या है? तो ये देख लीजिएगा। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में जंतु उच्च संरक्षण सूचीबद्ध किया है। IUCN की लाल सूची के तहत संकटापन्न प्रजाति घोषित किया गया और संकटापन्न प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन प्रविष्ट है और प्रवासी भारतीयों पर कन्वेंशन CMS प्रविष्ट है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो सारण जिले में डोरीगंज में गंगा और गंडक नदी के संगम पे, सारण जिले में सोनपुर में गंगा और गंडक के संगम पे और कटिहार में कुर्सेला के पास गंगा और कोसी नदी के संगम पे, पटना और भागलपुर जिले में कुछ हिस्से में भी पाए जाते हैं। विशेषता क्या है? तो गंगा नदी डॉल्फिन अंधी होती है। गंगा नदी डॉल्फिन क्या है? तो ये अंधी होती है और इको लोकेशन ध्वनि उत्सर्जित करके अल्ट्रासोनिक ध्वनि के माध्यम से नदी के पानी में अपना रास्ता और शिकार ढूंढ लेती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन ऐसे पानी में रहना पसंद करती है जो कम से कम 5 से 8 फीट गहरा हो और ऐसा क्षेत्र जहां बहुत कम या कोई जलधार ना हो। महत्व क्या है? तो चूंकि गंगा डॉल्फिन मीठे पानी में रहती है, इसलिए ये नदी पारिस्थितिकी तंत्र के एक विश्वसनीय संकेत के रूप में कार्य करती है। महत्वपूर्ण तथ्य। तो वर्ष 2009 में भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा हुआ है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। और कब इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो 2009 को। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एक पूछा हुआ भी है।
नेक्स्ट है बिहार में वायु प्रदूषण। तो संदर्भ क्या है, तो हाल ही में जारी IIT दिल्ली की रिपोर्ट में बिहार में 8 जिलों को वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट जिला घोषित किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने IIT दिल्ली के सहयोग से बिहार में वायु प्रदूषण के स्रोत पर एक अध्ययन किया है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के 6 स्रोत की पहचान की गई है। राज्य में वायु प्रदूषण स्रोत कौन सी है, तो घरेलू एवं वाणिज्य स्रोत, कृषि, परिवहन, ठोस अपशिष्ट दहन, मध्यम लघु उद्योग और विद्युत और बड़े उद्योग हैं। तो ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो हॉट स्पॉट जिले में कौन कौन है फ्रेंड्स, तो पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, रोहतास और बांका। बिहार की वायु प्रदूषण परिवहन एवं ठोस अपशिष्ट का योगदान 20% है। परिवहन क्षेत्र में प्रदूषण के मामले में केवल पटना को हॉट स्पॉट जिला घोषित किया गया है। और घरेलू उपयोग के लिए बायोमास, गाय का गोबर, लकड़ी आदि का उपयोग अभी भी पटना, वैशाली और समस्तीपुर में किया जाता है। कृषि से सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले 4 जिला कौन कौन है, तो सहरसा, रोहतास, भागलपुर और पूर्णिया। राज्य में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की पहल क्या क्या है, तो पटना स्वच्छ वायु कार्य योजना। तो वायु प्रदूषण के संबंध में वैज्ञानिक उपाय करके शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए BSPCB द्वारा शुरू की गई पहल है। नेक्स्ट है, यह शहर में पुराने सार्वजनिक डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना और CNG इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। राज्य के सभी 543 प्रखंडों में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के लिए एकीकृत डैशबोर्ड की स्थापना। राज्य में सतत पर्यावरण विकास के लिए बिहार के लिए जलवायु अनुकूल और न्यून कार्बन विकास विधि का मसौदा है। नेक्स्ट है, बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को थाईलैंड ले गए हैं। तो ये चर्चा में बहुत रहा था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वास आलेकर, यही पहले ध्यान रखेंगे कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थाईलैंड में 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों को थाईलैंड ले जाया गया था। तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे। और भगवान बुद्ध, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, तो भगवान बुद्ध और उनके 2 सम्मानित शिष्य कौन है, तो अरहत सरिपुत्र और अरहत मैदगलायन के पवित्र अवशेष को 22 फरवरी 2024 को थाईलैंड की पवित्र यात्रा पे ले गया है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसका यहाँ पे फोटो लिया गया है, ठीक है। इस पवित्र अवशेष को माखा बूचा महोत्सव के दौरान भी प्रदर्शित किया जाएगा ताकि आम लोग पवित्र अवशेष के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उसी के बारे में अभी तक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ खास नहीं है। अतिथि में अवशेष कौन कौन से, अतीत में भी अवशेष को श्रीलंका ले जाया गया था, उनका 1976 और 2012 में मंगोलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड भी ले जाया गया था। तो इतना ध्यान रखेंगे और उसमें कुछ खास है नहीं। और इस आयोजन का महत्व जान लीजिए, तो भारत थाईलैंड संबंधों में एक ऐतिहासिक घटना है जो दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंध को दर्शाता है। यह संस्कृति कार्यक्रम दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं। तो बिहार में ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2023 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 8,858 से अधिक लोग की मौत हो गई है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कितनी की मौत हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक करें फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि सिस्टम नहीं काम करता है, उसके लिए अगर 1 घंटे का वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है। और साथ में और कुछ को देखते सारे काम छोड़ के मैं बनाती हूँ वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य इतनी खास नहीं है फ्रेंड्स, बस इतना ध्यान रखिए जो महत्वपूर्ण वो बता देते हैं कि NCRB ने भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या 2022
रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश का 13वें स्थान पे है, तो इतना ध्यान रखिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं 13.1% की वृद्धि हुई है। तो ये जहाँ कम होना चाहिए वहाँ पे वृद्धि हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी चिंता वाली बातें हैं। नेक्स्ट है बिहार में चिकित्सा शिक्षा। तो शीघ्र ही बिहार में डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड DNB पाठ्यक्रम और 22 नए नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश शुल्क शुरू किए गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार सभी जिला अस्पतालों और राज्य के अन्य मुख्य अस्पतालों में DNB पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इस राज्य में PG स्तर पर 100 DNB सीटें बढ़ाई जाएगी और जिससे बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेंगे और DNB कोर्स के लिए मान्यता नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज द्वारा दी जाती है। बिहार में 22 नए नर्सिंग स्टेशन खुलेंगे, तो इस सत्र से राज्य के सभी 22 नए ANM और GNM और BSAC नर्सिंग संस्थानों में छात्रों का प्रवेश मिलेगा। ठीक है। वर्तमान में राज्य में नर्सिंग कोर्स में नर्सिंग के 1320 नई सीटें जोड़ी गई है। इसमें राज्य स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है। उपयुक्त परियोजना का महत्व क्या है, तो DNB कोर्स करने वाले मेडिकल छात्र पहले ही अपनी MBBS पूरी कर चुके होते हैं, इसलिए वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इससे राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। बिहार को प्रशिक्षित मेडिकल नर्सों की कमी का भी सामना करना पड़ता है। नवस्थापित ANM या GNM और BSAC नर्सिंग कॉलेज इस समस्या को दूर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है बिहार में कृषि योजनाओं का उद्घाटन। तो इसका संदर्भ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मार्च 2024 को कृषि विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन किए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से 4 कृषि ज्ञान वाहन का शुभारंभ किए हैं। तो कृषि ज्ञान वाहन है और इन वाहनों का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति की जानकारी प्रदान कराना है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत राज्य के किसानों की आधुनिक कृषि की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 811 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं कृषि से संबंधित का उद्घाटन शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ की गई योजना क्या क्या है, तो बिहार पौष्टिक अनाज मोटा अनाज विकास योजना, बिहार मक्का विकास योजना और जैविक खेती प्रोत्साहन योजना है। तो योजना भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में लिखना होता है फ्रेंड्स। मखाना विकास, पान विकास, मधुबनी पालन मिशन, केला विकास आदि संबंधित योजनाएं भी हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना भी है। उन्होंने किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए किसान कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट है बिहार में अन्य कृषि संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है, तो पहला है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री त्वरित बीज योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना और मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना है। नेक्स्ट है बिहार में ग्रीन टाउनशिप। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो संदर्भ क्या है इसका, तो बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार में ग्रीन टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के निकट ग्रीन टाउनशिप का विकास किया जाएगा और प्रदेश के मुख्य शहरों के निकट ग्रीन टाउनशिप का विकास किया जाएगा। शहर की ग्रीन टाउनशिप का विकास विकसित बिहार संकल्प के अनुरूप है और यह टाउनशिप प्रमुख शहरों के आसपास बनाई जाएगी जो अविकसित या अल्प विकसित है। टाउनशिप में सड़क, हरे भरे पार्क, जल निकासी, शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल आदि संसाधनों का उपलब्ध होंगे। उद्देश्य क्या है, तो शहरों के आसपास के क्षेत्र का विकास करना और जो अविकसित या अल्प विकसित है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए शहरों के लिए इन टाउनशिप की आवश्यकता है और मुख्य शहरों की आबादी पहले से ही बहुत अधिक है। अन्य शहरों का विकास परियोजना क्या है, तो स्मार्ट सिटी मिशन। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी, स्मार्ट सिटी मिशन।
विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी योजना के रूप में चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न शहरों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष में स्मार्ट सिटी रैंकिंग भी जारी करती है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए एक नया कैडर है। कौन सा कैडर है फ्रेंड्स? तो हाल ही में बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार पुलिस की विशेष शाखा के लिए एक नया कैडर के गठन की मंजूरी दे दी है। तथ्य क्या है इसमें? महत्वपूर्ण तथ्य तो गृह विभाग ने इससे संबंधित बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही और बिहार पुलिस से शाखा सब इंस्पेक्टर नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। इस कैडर के बलों को एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस विशेष शाखा की सभी भर्तियां पृथक रूप से की जाएगी। इस विशेष कैडर पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में ATM धोखाधड़ी और विवादों जिसमें विशेषकर भूमि और संपत्ति से संबंधित के मामले में बिहार शीर्ष पे है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार में 2021 की तुलना में भारतीय दंड संहिता IPC तथा विशेष और स्थानीय कानून SLA के तहत अपराधों की संख्या में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। और राज्य में अब 2022 में 4,736 दंगे दर्ज किए गए हैं, जो महाराष्ट्र के बाद भारत में दर्ज होने वाले सबसे अधिक दंगे हैं। बिहार में 2022 में जालसाज धोखाधड़ी की घटनाओं में भी 35% की वृद्धि हुई है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से प्रत्येक वर्ष शराब से संबंधित लगभग 50,000 मामले दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा बिहार हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है तथा अपहरण के मामले में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। बिहार को देश में स्टार्टअप हब बनाने, राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षण करने और बिहार को विनिर्माण गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार को बिहार को अपराध और अवैध गतिविधियों से मुक्त कराना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है वन लाइनर देख लेंगे फ्रेंड्स। तो पहला है एशिया विकास अनुसंधान संस्था पटना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर अजीत सिन्हा को। नेक्स्ट है जर्दालू आम हेतु उत्कृष्ट केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये भागलपुर के शाहकुंड में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अपशिष्ट उत्पादों से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे? तो ये है भागलपुर। नेक्स्ट है उन्नत सिरेमिक हॉल के विकास और नई तकनीकी पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान में आयोजित की जाएगी? तो IIT पटना। नेक्स्ट है 14वीं राज्य स्तरीय जूनियर सीनियर बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप बिहार के किस जिले में आयोजित की गई है? तो पटना में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक बिहार विधानसभा में कितनी बार विश्वास मत जीत लिए हैं? तो 5 बार। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीरबल झा को, मधुबनी निवासी हैं ये। नेक्स्ट है 2023-24 में 67 नेशनल स्कूल गेम्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कितनी पदक जीते हैं? तो 2, जिसमें मोनिका शर्मा कांस्य पदक और अमन मेहता रजत पदक। नेक्स्ट छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पे है? तो 21वें स्थान पे है। पदक कितना है? तो 5 पदक ही है। ठीक है फ्रेंड्स। मेरा सिस्टम फिर से हैंग हो गया है या फिर क्या है, देखना पड़ेगा ये रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार में दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो ये पटना जिले के मोकामा में। नेक्स्ट है बिहार राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोक जनता दल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में बिहार के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने गए हैं? तो 6, जिसमें संजय कुमार झा JDU के हैं, डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता BJP और मनोज झा और संजय यादव राजद के हैं और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के हैं।
नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो बीरपुर सुपौल में। नेक्स्ट है जमुई, बिहार में 17 से 19 फरवरी 2024 तक आयोजित नागी पक्षी महोत्सव 2024 का शुभारंभ क्या था, तो पीकू था, द पोर्चार्ड। 41वीं जूनियर नेशनल बॉयज गर्ल्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। नेक्स्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी 2024 को 3618 परियोजनाओं में 3590 ग्रामीण सड़कें और 28 पुलों का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा है तो बिहार के ग्रामीण कार्य विकास द्वारा। फ्रेंड्स, कितना मुश्किल होता है मुझे सारे कुछ करना, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का प्रारंभ किया गया है, तो 2023 में। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार बिहार में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो सिरसिया नदी पूर्वी चंपारण में है। और वेरा बैराज का निर्माण बिहार में किस नदी पे किया जाएगा, तो दरहा नदी, वर्रा गांव, मसौड़ी प्रखंड पटना में है, ठीक है। अब हमारे सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है और मेरी बच्ची भी मुझे तंग कर रही है। नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण मंडी की स्थापना के लिए कितने प्रखंडों का चयन किया गया है, तो 25 प्रखंडों का। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए हैं, तो 100 शहरों का। नेक्स्ट हाल ही में जारी ई बोर्ड रिपोर्ट में बिहार को किस जोन में रखा गया है, तो येलो जोन में। नेक्स्ट है ई बर्ड रिपोर्ट में हमारा स्थान बिहार का येलो जोन में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने स्कूलों में मॉडल प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है, तो IIT पटना। नेक्स्ट है बिहार का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो तेग बिघा गांव बख्तियारपुर में। नेक्स्ट है बिहार के कितने कलाकारों को 2022 और 2023 के लिए साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 5 कलाकारों को। नेक्स्ट है 68 जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग में किस राज्य को जीत हासिल हुई है, तो तमिलनाडु। बिहार उपविजेता है। नेक्स्ट है इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड 2023 में बिहार को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो 3। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए IIT दिल्ली के वायु प्रदूषण सर्वेक्षण में बिहार के कितने जिले को वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट जिले के रूप में चिन्हित किया गया है, तो 8 जिले को, जिसमें पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, रोहतास, बांका, भागलपुर और पूर्णिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में हाल ही में स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो पपरौर गांव पंचायत बेगूसराय में। आयुष मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, तो पटना में। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार के तट पर जाति सर्वेक्षण करने की घोषणा की है, तो झारखंड ने। नेक्स्ट है बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रजेश मल्होत्रा को इधर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट हाल ही में उत्तर बिहार में ऑनलाइन बिजली मीटर रिचार्ज के लिए किस निजी कंपनी का चयन किया गया है, तो ऑरेंज पे को। नेक्स्ट है एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, तो 2 खिलाड़ी, जिसमें सुहासिनी कुमारी कांस्य और जलालुद्दीन अंसारी रजत पदक। नेक्स्ट हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आमस दरभंगा 4 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी, तो इसके 7 जिलों से, जिसमें औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं, तो पहला पदक, एक ही पदक जीते हैं, जिसमें ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय बिहार कांस्य पदक जीते हैं। बिहार में हाल ही में बिहार का कौन सा स्टार्टअप भारत में 100 करोड़ स्टार्टअप क्लब में शामिल हो गया है, तो विमानिका एयरोस्पेस मनीष दीक्षित द्वारा हुआ था। नेक्स्ट स्मार्ट बाइक हेलमेट ऐप किसने बनाया है, तो प्रभात कुमार, जिन्होंने स्मार्ट बिल्डिंग हेलमेट भी बनाया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए बिहार से कितने लेखकों को चयन किया गया है? तो 3 लेखक को, दीपशिखा, नीतू कुमार और ताजिम आलम को। CITIS 2.0 योजना में बिहार से कितने शहरों का चयन किया गया है? तो 1 शहर को, जो मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा हाल ही में 151 ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंट की स्थापना के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किए हैं? तो टाटा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार के किस नदी पे स्थित है? तो सोन नदी पे, जो बिहार के रोहतास जिले में। नेक्स्ट है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान क्या है? तो 13वां स्थान है। नेक्स्ट है, बिहार में कितने क्षेत्रीय मेलों का राज्य मेला के रूप में मान्यता दी गई है? तो 14। नेक्स्ट है, 7 से 11 मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस देश के दौरे पे थे? तो UK, लंदन गए थे और लंदन साइंस सिटी के लिए गए थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे पूर्वव्यापी प्रदर्शन का उद्घाटन बिहार के किस स्थान पे किया गया है? तो बिहार संग्रहालय पटना पे। नेक्स्ट है, बिहार में बिहार राज्य पंचायत संसाधन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो सोनपुर में, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पे कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा और कैलाशपति मिश्र स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा? तो ICAR अटारी पटना, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और नेक्स्ट है, UDISE रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सरकारी स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य जांच का प्रतिशत कितना है? तो केवल 0.5% है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जनवरी टू मई तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो अप्रैल का था और मई का मैंने पहले ही अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स। तो जनवरी टू मई हमारा हो चुका है। जून का मैं नेक्स्ट वीडियो में आप कर लूँगी। ठीक है, मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कि आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन लास्ट तक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।